नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 27 दिसंबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया है, बोहा जोग्लिफ्स महाराष्ट्र के रत्नागिरी में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि बोहा जोग्लिफ्स, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट जियोग्लिफ्स, भारत के राजस्थान के थार रेगिस्तान में मिट्टी में बने बड़े जोग्लिफ्स का एक समूह है। तो दोस्तों, यह जैसलमेर शहर के आसपास कई स्थल पाए गए हैं जो जोग्लिफ्स जैसी ज्यामितीय रेखाओं से चिन्हित हैं, और रेखाएं जो इन आकृतियों को बनाती हैं जमीन में उकेरी धारियां होती हैं, जो 10 सेंटीमीटर तक गहरी होती हैं और 20 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। तो ग्लिफ का आकार इतना बड़ा है कि ऐसा माना जाता है कि इसके निर्माता उन्हें पूरी तरह से देखने में सक्षम नहीं रहे होंगे। तो ऐसे में पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा है, भारत में सबसे बड़ा जोग्लिफ महाराष्ट्र में कासेली में है। यह कथन एकदम सत्य है। तीसरा है, कोंकण जोग्लिफ्स यूनेस्को की अस्थायी विश्व विरासत सूची का एक भाग है। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है, क्योंकि महाराष्ट्र के काशेली, रूंधेताली, देवाचे, गोथाने, बरसू, देवी हसोल, जम्भरून, कुडोपी और उक्शी और गोवा में पंसायमोल, ये कोंकण क्षेत्र के ऐसे स्थान हैं जहां ये पेट्रोग्लिफ्स या जिसे जियोग्लिफ कहा जाता है पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से यह 2 और 3 कथन सही है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? केवल 2 कथन तथा उत्तर बी होगा। इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि रत्नागिरी प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट, वाई ए प्रपोज्ड ऑयल रिफाइनरी हैज एक्सपर्ट वरीड। तो दोस्तों, रत्नागिरी की जो पूर्व ऐतिहासिक रॉक कला है, इसमें प्रस्तावित तेल रिफाइनरी से विशेषज्ञ चिंतित हो गए हैं। दोस्तों, विशेषज्ञों और संरक्षणवादियों ने महाराष्ट्र के रत्ना जिले के बारसू गांव में एक मेगा तेल रिफाइनरी के प्रस्तावित स्थान पर चिंता जताई है। उनका दावा है कि रिफाइनरी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रागैतिहासिक जोग्लिफ्स को नुकसान पहुंचा सकती है, और यह स्थल राज्य पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं। अप्रैल में कोंकण क्षेत्र के इन स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की एक अस्थायी सूची में जोड़ा गया था। हालांकि यूनेस्को की सूची इन साइटों को 12,000 साल से अधिक पुराना बताया गया है। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि यह साइटें 20,000 साल पहले तक की हो सकती हैं, और कार्बन और भूवैज्ञानिक डेटिंग के माध्यम से इसका पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, यह जोग्लिफ्स क्या होता है? तो जोग्लिफ्स प्रागैतिहासिक रॉक कला का एक रूप है जो लेटेराइट पठारों की सतह पर बनाया गया है। यह चट्टान की एक सतह पर चित्र बनाए जाते हैं। वे शैल चित्र, नक्काशी, कप के निशान और अंगूठी के निशान के रूप में भी हो सकते हैं। दोस्तों, जोग्लिफ्स की खोज फ्रांसीसी शोधकर्ता कार्ली ओथाइमर और योहान ओथाइमर ने किया था। दोस्तों, इस तरह के जोग्लिफ्स पेरू के नजका लाइन्स में भी पाया जाता है। वहां बिल्ली की चित्रकारी पाई गई थी। दोस्तों, उसे भी यूनेस्को की सूची में डाला गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोहा जोग्लिफ्स, जो कि राजस्थान में पाया जाता है, ना कि महाराष्ट्र में। और यहाँ पर देख सकते हैं कोंकण पेट्रोग्लिफ्स, जिसे जियोग्लिफ्स कहा जाता है। इस तरह की यह नक्काशी या चित्रकारी मिलती है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। उन्होंने खालसा या 5K सिद्धांतों, 5K का मतलब हुआ कि केश, कंघा, कड़ा और किरपान तथा कचेरा। तो उन्होंने 5K प्रकारों का महत्व खालसा के लिए समझाया था। उन्होंने मुक्तसर की लड़ाई भी मुगलों के खिलाफ लड़ी थी। तो दोस्तों, 8 मई सन 1705 में मुक्तसर की लड़ाई लड़ी थी। यह थे गुरु गोविंद सिंह, और जफरनामा का लेखन भी किया था। तो दोस्तों, 27 दिसंबर सन 1704 को उनके दोनों बेटे, छोटे बेटे जोरावर सिंह व फतेह सिंह को दीवारों में चुनवा दिया गया था। जब यह हाल गुरुजी को पता चला तो उन्होंने औरंगजेब को एक जफरनामा लिखा, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को चेतावनी दी कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो गया है। तो यह थे गुरु गोविंद सिंह।
दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, वीर बाल दिवस, ए लुक एट द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ गुरु गोविंद सिंह सन्स एज्ड 7 and 9। यानी देख सकते हैं कि साहिबजादा जोरावर सिंह 9 साल के थे और साहिबजादा फतेह सिंह मात्र 7 वर्ष के थे, जिन्हें 1704 में दीवारों से चुनवा दिया गया था। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर के यहाँ हुआ था, जो कि आजकल पटना यानी बिहार की राजधानी है। दोस्तों उनके बचपन का नाम गोविंद राय था और बाद में गुरु गोविंद सिंह पड़ा और यह 10वें सिख गुरु बने। और दोस्तों इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को हुई थी। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। इंडियन स्टार कछुआ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सूची 1 के तहत संरक्षित हैं। यह कथन गलत है। दोस्तों इंडियन स्टार कछुआ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्टार कछुए का अवैध व्यापार दंडनीय है। दोस्तों वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इंडियन स्टार कछुओं की सबसे पसंदीदा पालतू जानवरों के रूप में मांग इसके अस्तित्व के लिए प्रमुख खतरों में से एक है। दोस्तों इंडियन स्टार कछुआ भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में सूखे क्षेत्रों और झाड़ियों वाले वनों में पाए जाने वाले कछुए की एक प्रजाति है। तो ऐसे में दूसरा कथन भी असत्य हो जाता है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि ये कछुए उत्तरी पूर्वी भारत की पहाड़ियों में बहते हुए पानी में बहुतायत से पाए जाते हैं। अब बात आती है तीसरे कथन की। तो यह IUCN की लाल सूची में सुभेद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों यह अति संवेदनशील सुभेद या इसे वनरेबल कहा जाता है कि सूचीबद्ध तथा साइट्स परिशिष्ट में 1 में इसे सूचीबद्ध। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि तीनों कथनों में मात्र तीसरा कथन सत्य है, अतः उत्तर क्या होगा? केवल 3 होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह दिया गया है इसके बारे में। दोस्तों यह स्टार कछुआ टेस्टुडिनिडे परिवार से संबंधित है और यह अति संवेदनशील यानी सुभेद है किसकी? IUCN की लिस्ट में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की 4थी अनुसूची में यह सूचीबद्ध है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हाल में समाचारों में देखे गए सागर भूमि का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो दोस्तों यह स्वदेशी रूप से विकसित सुनामी बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर है, जिसे BPR कहा जाता है। तो दोस्तों यह BPR एक बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर डिवाइस और समुद्र की लहरों पर तैरने वाले एक उपकरण को डॉट सिस्टम के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए रखा गया है। गहरे पानी में स्थित BPR से फ्लोटिंग डिवाइस पर डेटा या सूचना भेजी जाती है और फ्लोटिंग डिवाइस से डेटा या जानकारी जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट डेटा कलेक्शन सिस्टम को पास की जाती है और यहां से डेटा भूकंप तक पहुंचता है और तुरंत नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के जरिए सुनामी एक्शन सेंटर को भेजा जाता है और इस तरह से एकत्रित आंकड़ों की मदद से कंप्यूटर आधारित गणितीय मॉडल का उपयोग करके संभावित सुनामी की गति और दिशा की गणना की जाती है। तो दोस्तों यह जो है स्वदेशी रूप से निर्मित है, इसका नाम सागर भूमि रखा गया है। तो दोस्तों इससे संबंधित PIB में आई हुई खबर है, यहां पर देख सकते हैं कि प्रोटोटाइप यूनिट इंडिजिनसली डेवलप्ड सुनामी बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर सागर भूमि was successfully deployed off Chennai on 17th September 2022 and is working satisfactorily। तो यह कार्य कर रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 2018 में आया हुआ प्रश्न है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? यह बूंदी शैली है, जयपुर शैली है, कांगड़ा शैली है या किशनगढ़ शैली है? तो यह उत्तर होगा किशनगढ़ शैली। तो बनी ठनी किशनगढ़ के मारवाड़ स्कूल से निहाल चंद द्वारा चित्रित एक भारतीय लघु चित्रकला है। यह एक ऐसी महिला का चित्रण करता है जो सुरुचिपूर्ण और सुंदर है। तो चित्रकला का विषय बनी ठनी राजा सावंत सिंह के समय में किशनगढ़ में एक गायिका और कवि थी, यानी 1748 से 1764 के बीच में राजा सावंत सिंह का शासन था। तो राधा से प्रेरित बनी ठनी नुकीली भवें, कमल के समान लंबी आंखें और नुकीली ठोड़ी जैसी विशिष्ट आदर्शों की विशेषता है। और दोस्तों 5 मई 1973 को
जारी एक भारतीय डाक टिकट में इस पेंटिंग को चित्रित किया गया है। किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट अपनी लंबी शैली के लिए उल्लेखनीय है। धनुषाकार भौवें, कमल के समान लंबी आंखें और नुकीली ठोड़ी के साथ एक उच्च आदर्श चेहरे का रूप भारतीय मूर्ति कला को याद दिलाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज के फैक्ट ऑफ द डे में हम बात करेंगे समर्थ योजना की। तो ईयर एंड रिव्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल, यानी साल के अंत में जो समीक्षा की जा रही है, तो इसमें यह देखा गया कि कुल 73,919 व्यक्तियों, जिसमें अनुसूचित जाति के 18,000, जनजाति के 8,000 और महिलाएं 64,000 को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें 38,823 व्यक्तियों को कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना के तहत प्लेसमेंट प्रदान किया गया। तो दोस्तों, यह समर्थ योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2017 में स्टार्ट की गई थी। यह केंद्र सरकार के युवाओं को कपड़ा उत्पादन प्रक्रिया में प्रशिक्षित करती है। समर्थ योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 18 भारतीय राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, कर्नाटक, उड़ीसा, मणिपुर, हरियाणा, मेघालय, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड और उत्तराखंड, यह 18 राज्यों में शामिल की गई सूची है। तो वस्त्र कारोबार से जुड़े अभी कौशल को सीखने के बाद सभी तैयार और प्रशिक्षित लोगों को नौकरी प्रदान की जाएगी और यह नौकरियां केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाएंगी। दोस्तों, इस योजना के तहत प्रतिवर्ष इन राज्यों में 40,000 लोगों या अधिक को कपड़ा उद्योग से संबंधित कौशल सिखाया जाएगा। कपड़ा क्षेत्र में काम करने वाली 75% लोग महिलाएं हैं, तो यह महिला सशक्तिकरण में बहुत ही ज्यादा सार्थक सिद्ध हो सकता है। और इसके अंतर्गत सिखाए जाने वाले कार्य जो हैं, हस्तकला, धातुकला, हथकरघा, बुने हुए कपड़े, तैयार परिधान, कालीन आदि इसमें कार्य सिखाए जाते हैं। दोस्तों, इसकी विशेषता यही है कि इससे प्रशिक्षित होकर लोग अपना कारोबार कर सकेंगे। इस योजना के तहत अब तक 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस योजना के शुरू होने से वैश्विक स्तर पर वस्त्र उद्योगों में भारत की साझेदारी बढ़ेगी। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत केवल वस्त्र उत्पादन से संबंधित उद्योगों के बारे में ही लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत ने सर्वप्रथम सुनामी चेतावनी केंद्र की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। और इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।